नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो साधक योगाभ्यास कर रहे हैं या नए विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए योगाभ्यास के दौरान हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब विषयों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें योगाभ्यास करने के लिए क्या है विशेष नियम, ये जानेंगे। स्थान, काल एवं वातावरण कैसा हो, क्या करें और क्या न करें, इन सब को हम समझेंगे इस वीडियो में। और ये भाग आपका पहला है और इसको करने के बाद ही हम आगे आसनों का अभ्यास करेंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको नियमित मिलती रहे। सबसे पहले हम देखेंगे योगा अभ्यास और प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त एवं उषा काल माना गया है। पहला नियम ध्यान रखना है। हम चाहे योगाभ्यास कई बार होता है कि हम सुबह भी करते हैं और फिर ऑप्शन होता है कि शाम को कर लें, वो दूसरा है। ब्रह्म मुहूर्त का काल आपको ये ध्यान रखिए, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का वह समय जब सूर्य उदय जब भी हो, वो सूर्योदय से 2 घंटे का समय पहले का जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त काल कहलाता है। दूसरा उषा काल। उषा काल वह है जब सूर्योदय हो रहा है और अभी तक पूर्णतया सूर्य उदित नहीं हुआ, हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे घास जो है, उन घास के ऊपर हल्की हल्की ओस की जो बूंदें हैं वो नज़र आए, जब तक आ रही हैं वो आपका उषा काल कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये दोनों समय जो हैं योग अभ्यास और प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। अगला नियम ये है, योगाभ्यास हमेशा स्वच्छ एवं खुली हवादार जगह पर ही करना है। ये स्पष्ट है। एकांत में ऐसे स्थान पर नहीं करना जहाँ ये वातावरण स्वच्छ ना हो, हवादार नहीं हो। अगला नियम ये है कि प्रथमतः यानी आप पहली बार जब योग अभ्यास करने जा रहे हैं तो आप योग शिक्षक के सानिध्य यानी उनके निर्देशन में करें। ऐसा नहीं कि आप स्वयं अकेले कर रहे हैं, तब थोड़ा सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। इस बात का भी ध्यान रखिए। और दूसरा, ये योगाभ्यास शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर करें। इसका अभिप्राय ये है कि जब आप योगासन करते हैं तो आपका पेट साफ होना चाहिए, आपका शौच यानी मलमूत्र से विसर्जन पूर्णतः लेकर ही अभ्यास करें। यदि आपकी कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, तो उसके कुछ अभ्यास हैं योगासन के, वह करें ताकि वो पेट साफ हो। फिर धीरे धीरे आप रूटीन को बढ़ाइए। दूसरा नियम ये है कि जहाँ पर आप योग अभ्यास कर रहे हैं वो स्थान समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं हो। कहीं ढलान बना हुआ है, आप कर रहे हैं, कभी कई बार सिर के बल थोड़ा ढलान बना हुआ है, तो इन सब बातों का ध्यान विशेष देना जरूरी है। अगला नियम ये है कि जब भी आप योगाभ्यास करते हैं उस समय आप कंबल या मोटी चादर का प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट धरती पर आप लेट गए और सर भूमि पर रखा हुआ है। और ऐसे ही कई बार हम देखते हैं पार्कों में, उद्यानों में आप कई बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, नियमित नहीं कर पाते, पर वो जो करते हैं वो बिगनिंग उनकी गलत हो जाती है। वो नीचे लगे हुए हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदायक रहता है, तो समय पता नहीं चलता। और ये ध्यान रहे, बीच में कुछ चालकता देना बहुत ज़रूरी है। अगला नियम है कि अभ्यास के समय आपके वस्त्र जो हैं, आपके जो कपड़े हैं, सूती, ढीली और सुविधाजनक होने चाहिए। या तो वह सूती होना चाहिए और या फिर लूज़ यानी कुछ ऐसे ढीले रहने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई अभ्यास कर रहा है और कमीज़ पहन करके यानी बटन लगे हुए हैं उसमें और योग कर रहा है, तो वो स्ट्रेचिंग करते वक्त उसमें काफ़ी कठिनाई होती है। हो सके तो एक बिल्कुल लूज़ कपड़े पहने जिसमें आपके प्राणों का आवागमन जो है वो बाधित ना हो। अगला नियम ये है कि योग साधक का अभ्यास करते समय मुख जो है वह पूर्व या उत्तरमुखी होना चाहिए। आप जब भी कहीं भी करें, ओपन छत पर कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो आपका फेस जो है वो ईस्ट फेसिंग हो या फिर नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। इसके पीछे अलग विज्ञान है, क्योंकि यहाँ से सूर्य उदित होता है, हिमालय पर्वत हैं,
तो हमारी जो पॉजिटिव जो सकारात्मक ऊर्जा है वो इन दिशाओं से अच्छे से हमें प्राप्त होती है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, अध्यात्म की ओर हमारा ध्यान और अपने लक्ष्य की ओर जल्दी हम अग्रसित होते हैं। नेक्स्ट अभ्यास इसमें नियम है कि पुरुष साधक जब भी हम करते हैं तो आपका यहाँ कहा चुस्त कच्छा अथवा लंगोट, आपको कोई भी अंडरगारमेंट आप पहनते हैं, अंडरवियर लेते हैं तो आपका बिल्कुल टाइट रहे, अवश्य पहनना चाहिए, अन्यथा भविष्य में क्या होता है, हर्निया आंतर वृद्धि हो जाती है आपका और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल इस बात का बहुत ख्याल रखना है। जितने भी पुरुष भाई साधक जो इसमें अभ्यास करते हैं तो उनका कच्छा जो है वो आपका चुस्त होना चाहिए या फिर लंगोट इत्यादि पहन के अभ्यास करें। अगला नियम है कक्ष में अभ्यास करें, यानी आप घर पर अपने कमरे में जहां अभ्यास कर रहे हैं तो 1 घंटे पूर्व ही वहाँ पर आप घी का दीपक जलाएं और या फिर खिड़कियाँ, साथ में खिड़कियाँ भी खोल देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल कमरा बंद है और आप उसमें योग अभ्यास कर रहे हैं, तो दोनों वो गलत हो जाता है। तो आपको 1 घंटे पहले वहाँ पर घी का दीपक जलाना है और खिड़कियाँ खोल देनी है। अगला नियम, किसी भी आसन को करते समय आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है, अपनी क्षमता से थोड़ा कम करना ज़्यादा आरामदायक रहता है। इस बात का ध्यान रखना है, आपका सामर्थ्य जो है आप उससे थोड़ा कम करना है, उसमें फोर्स कम लगानी है। एक ज़बरदस्ती खींच से आपने तनाव के साथ नहीं करना, इस बात का कहने का मेरा ध्यान तात्पर्य है। अगला जो नियम है वह ये है कि योगाभ्यास करते समय आप प्राकृतिक ध्वनि नाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्राकृतिक ध्वनि नाद मतलब आप कोई भी वीणा का, बांसुरी का, शंख का, जो मंत्र जो आपके इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक सुविधाजनक अभ्यास हो सकता है आपके लिए। और अगला है अत्यधिक ध्वनि वाले स्थान पर और धुएं वाले स्थान पर अभ्यास नहीं करें। ये ध्यान रखना है, कई बार बिल्कुल ही बस स्टॉप के पास आपका मकान है, रेलवे स्टेशन के पास है, या ऐसे स्थान पर है जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है और या फिर चिमनी का धुआं निकल रहा है, किचन में पास में कुछ खाना बन रहा है, आप वहाँ पर पास में योग अभ्यास कर रहे हैं, चौंक लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो भी आपको नुकसानदायक है, लाभ नहीं मिल पाता पूर्ण, उससे दूर रहकर अभ्यास करें। नेक्स्ट ये है अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास, यानी आप जो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं वो उनके प्रति जागरूकता बनी रहे और श्वास नाक से ही लें और ऐसा नहीं कि मुख खोल कर लें, और उनके श्वास और प्रश्वास उसके आवागमन के ऊपर ही आपने ध्यान केंद्रित रखना है, उससे विशेष हमें लाभ मिलता है। अगला जो नियम है वह ये है प्रत्येक योगासन में पूरक मतलब होता है श्वास भर लेना, रेचक मतलब श्वास को छोड़ देना, कुंभक होता है कि श्वास आप लेकर के रोक रहे हैं या छोड़ कर के रोक रहे हैं, उसको बाह्य आंतरिक कुंभक से जानते हैं। इन तीनों का जो क्रम है वो पृथक पृथक रहता है, अतः उसका विशेष ध्यान रखना है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ है, कोई भी आसन हम करते हैं उनको करने में हमारा कब श्वास को छोड़ना है। आप मान लो स्टेप 1 करते हैं, उसमें श्वास छोड़ रहे हैं और स्टेप 2 में श्वास भर रहे हैं, किस मुद्रा में, किस स्थिति में आपको श्वास रोकना है। तो ये कहने का यही है कि हर आसन का श्वास का जो लेने छोड़ने का जो उसमें तरीका होता है, ढंग होता है, वो पृथक पृथक अलग अलग होता है, इस बात का भी ख्याल करना है। अगला जो नियम है कि यम और नियम के पालन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये यम नियम क्या है, जब हम अष्टांग योग पढ़ेंगे तो उससे हम जानेंगे। ये हमारे आचार और व्यवहार का शोधन है, उनका नियम है, उसका अनुशासन है। तो यम के 5 भेद और नियम के जो 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्या है, नियम है। इनका पालन विशेष करना जरूरी। यदि आप ये ना पालन नहीं करते तो भी जो योग का अभ्यास है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये है योग साधना में किसी अन्य से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यानी प्रतियोगिता जो कंपटीशन जो कहते हैं, किसी अपने अन्य पड़ोसी साथी से नहीं है,
वर्ण अपने स्वयं से होती है, अतः किसी की देखा देखी न करें और न ही किसी को दिखाने का प्रयत्न करें। इसलिए जब आप अभ्यास करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टंट मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा डबल फोर्स अपने ऊपर लगा करके अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना, तो ये अन्याय हो जाएगा। न्याय यही है कि आप अपने से, अपनी सामर्थ्य क्षमता से ही अभ्यास करें। इन नियमों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इनको अच्छे से याद करिए और अपने व्यवहार में इनको लेकर आइए। नेक्स्ट जो नियम है वह यह, योगासन सर्वदा धीमी गति से करना ज़्यादा हितकर रहता है। धीमी गति से यानी बहुत स्लो स्पीड में करना है, जर्क लगा के जल्दबाजी में शीघ्रता से नहीं करना, अन्यथा उसका अभ्यास व्यायाम के समान हो जाता है। व्यायाम मीन्स जो कसरत हम करते हैं वो बन जाएगा यदि आप अभ्यास करते वक्त श्वास और पर ध्यान नहीं देंगे, उसके प्रति जागरूकता नहीं रखेंगे, और तो ये आपका अभ्यास योगासन न बन के व्यायाम कहलाएगा। इस नियम को बहुत ध्यान से समझना जो अभी मैं बताने वाला हूँ। योगासन में 3 बातों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। पहली है क्रमबद्धता और दूसरी लयबद्धता और तीसरा है समयबद्धता। इन तीनों को अच्छे समझिए। क्रमबद्धता उसे कहते हैं जब कोई भी एक आसन कर रहे हैं, मान लीजिए ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप ताड़ासन की मुद्रा में आप खड़े होते हैं, पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा फिर आपको हाथ ऊपर करना, 3 में हाथों ऊपर स्ट्रेच करना, फिर वापस आना, ये क्रम कहलाएगा। 1 2 3 4 5 जो भी उसका कितने स्टेप में वो कंप्लीट होता है, उस क्रमबद्धता का ध्यान रखना। फिर वो लयबद्धता, जब 1 2 में हम स्थिति को लेके जाते हैं तो वो एक स्मूथली जाना चाहिए, स्लो जाना चाहिए, धीमी गति से। ऐसा नहीं कि फटाक हम ऊपर हाथ को उठाया फिर 3 कहने पर और शीघ्रता से नीचे आए, ये एक वो नहीं करना, वो लय होना चाहिए, एक दिखने में अच्छा लगता है, स्लो चलना। तीसरा है समयबद्धता। अंतिम स्थिति में जब आपका आसन की अंतिम स्थिति होती है उसमें आपको 10 सेकंड है, 15 से 20 है, धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ाना है, उसमें होल्ड करना है। ये तीनों बातें विशेष ध्यान रखनी है यदि आप अभ्यास करते हैं, नहीं तो वो लाभ पूर्ण नहीं मिलता। और इन 3 ही बातें हैं, जब हम आप कहीं डेमोस्ट्रेट करेंगे, अपने आप को जब प्रदर्शित करेंगे, तब इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कॉम्पिटिशनों में भी इन तीनों पर नंबर काउंटिंग हमें मिलती है। अगला अभ्यास, आसन के दौरान अपनी आंखें खुली रहें। खुली रखना इसलिए है कि अभी आप सीख रहे हैं, जब भी हम आपको कभी वीडियोस भेजें तो अच्छे से देखें, या आप कहीं ग्रुप में करते हैं तो करते समय आंखें बंद नहीं करना। अभी जब आप बिल्कुल प्रैक्टिशनर, अच्छे परफेक्ट परिपक्वता जब आप में आएगी तब आप धीमी गति से कर सकते हैं, आंखें क्लोज करके कर सकते हैं, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिलहाल हमें ये लर्निंग प्रोसेस है, सीखते हुए करना है, तो हमें जागते हुए करना है। नेक्स्ट इसमें यह है, अभ्यास के समय जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो मौन का अभ्यास भी करना है। ये मौन जो है नहीं, साइलेंट, बिल्कुल ही कम, जो आप इशारे भी नहीं करेंगे, मन विचार से भी शरीर से भी कोई एक रिएक्शन नहीं देना, जो हम एक चिन्हित जो भी है इशारे नहीं करना, विशेषतः अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। अभ्यास के समय केवल और केवल एक ही एकाग्रता होनी चाहिए, आपका श्वास किस में लेके जा रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं, और जिस अंग पर जब हम मूवमेंट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगला जो नियम है वह ये है, योग अभ्यास के पश्चात, अब कई बार भोजन की बात आती है कि भोजन में कितने समय पहले करना या कब नहीं करना। यदि आप योग अभ्यास के पश्चात आप भोजन जो होता है, आपका जो खाना है, वह सर्वदा यानी हमेशा सात्विक ही ग्रहण करें। यानी सात्विक का मतलब होता है कि आप उसमें हल्का मीठा है ना, ताज़ा फल फ्रूट हैं, बिल्कुल बिना मिर्च मसाले की सब्जियां हैं, ऐसा सात्विक भोजन करें जिसमें दूध घी है। यदा कदा संपूर्ण शरीर की, यानी कभी कभी पूरे शरीर की हफ्ते में एक बार मालिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर खुल रहा होता है और अभ्यास के दौरान कहीं ना कहीं खिंचाव आता है, मसल्स में पेन हो सकता है।
तो इसलिए तो उनका भी विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों बातों का, भोजन और आपका शरीर का संपूर्ण मालिश। अगला जो नियम है वह ये है, अभ्यास भोजन के, जब भी अभ्यास करें या तो पहले कर रहे हैं भोजन से तो 1 से आधा घंटा पहले या योगाभ्यास करिए, या भोजन आपने कर लिया है तो 4 से 6 घंटे के बाद ही करें। ये नियम जो है ये आपकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है और पाचन क्रिया पर निर्भर करता है। यानी आपकी आयु बड़ी है तो आप वो 4 घंटे में भी भोजन पचा सकते हैं, अब बड़ी भी आयु है तो लेट पचेगा आपका भोजन। और कई बार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बड़ा वीक होता है तो पुअर रहता है, तो उसमें भी बहुत लंबा समय लगता है। सारा का सारा जो खेल है, आपने घंटे भी नहीं देखने मात्र कि पर आपका भोजन से पेट हल्का भी होना चाहिए, इस बात का ख्याल करना है जब भी कोई भी योगाभ्यास करे। इसलिए घंटे हैं वो बाउंड नहीं है, कितना घंटे तक ही करे। इसलिए सारा का सारा हर व्यक्ति का अपना एक प्रकृति के अनुकूल उसका एक अभ्यास बनता है। अगला जो नियम है, साधक को चाहिए कि वह बहुत ज़्यादा खट्टा, तीखा और तामसी, बासी और देर से पचने वाला भोजन कदापि यानी कभी भी ग्रहण न करें। सर्वदा हमेशा यानी शुद्ध, सात्विक, ताज़ा एवं ऋतु अनुसार ही भोजन ग्रहण करें। अब जिस सीज़न में आप चल रहा है, जैसे अभी शरद ऋतु शुरू हो गई है तो शरद ऋतु का जो भोजन है वही ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि शरद में गर्मी का भोजन ले रहे हैं या बहुत आगे का भोजन। इसलिए इन सब का भी ध्यान रखना है। जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है उसमें आप जो पढ़ेंगे ऋतुचर्या में ऋतु आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, उन सब का आपने ध्यान रखना है। अगला जो नियम है, अभ्यासी को यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रूटीन में तो आपको शराब है, भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मादक जो पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना। कई बार क्या होता है कि हम जैसे हम जिम में देखते हैं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसा हार्डवर्क करते हैं, तो वो कोई ना कोई नशा करके करने लगते हैं, और या फिर वो रूटीन में एक कसरत करते हैं और शाम को अपना ड्रिंक कर लेते हैं। ऐसा होता है, पर योग साधना में ऐसा नहीं करना। इससे हमारा मन, शरीर और बुद्धि तीनों को स्वच्छ करना है, तभी हमारा चित्त जो निर्मल होगा, और चित्त निर्मल होगा तभी हमारे अपने उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए जैसा आप आहार खाएंगे वो आपके चेहरे पर, आपकी स्वभाव में, व्यवहार में वो प्रदर्शित होने लगता है। इसलिए आपका खान पान बहुत स्वच्छ और सात्विक होना चाहिए। अगला जो नियम है, शरीर में किसी प्रकार की अस्वस्थता, यानी आपका कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा रुगन महसूस हो रहे हैं आप, यानी आपको टायर्डनेस फील हो रही है या आप कहीं ना कहीं अनफिट लग रहे हो आज कि बहुत मुझे जुकाम है, और या कोई ऐसा रोग है, तब आपको अभ्यास नहीं करना। कई बार होता है बहुत देर हो जाता है, रात को निद्रा ढंग से नहीं आ पाती, सुबह हम ऐसे टायर्ड फील कर रहे हैं या हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, आंखों में, नाक में कहीं खुजली, जुकाम, एलर्जी, इस तरह से जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो योग अभ्यास न करें। ये बात भी ध्यान रखना है। नियम बाध्यता नहीं चाहिए, आप अपने अपनी शरीर की आवाज़ जानना है, वो शरीर प्रिपेयर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आप आलस करें, प्रमाद करें। अगला जो है, महिला का जब ऋतु धर्म काल चल रहा हो, ऋतु धर्म जब आपका मासिक जो एक मंथली पीरियड जो आते हैं उस समय आप योगाभ्यास नहीं करना है, परंतु शरीर का ध्यान सजगता और जागरूकता के साथ करना है। वो इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब आपके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं और आप एक बिल्कुल पूरा शरीर एक स्वच्छ बनता है। पुनः एक उस समय के 3-5 दिन का जो समय है हमारा, वो एक विचारों में भी परिवर्तन आता है, हमारी मनोदशा भिन्न होती हैं। तो आप सहजता से बैठ करके आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आपके हार्मोन्स भी है बैलेंस में आते हैं और मन शांत होता है। पर अभ्यास नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। अगला जो नियम है, अभ्यास काल में चित्त शांत रहे, यानी चित्त शांत रहे, न ही कई बार क्या होता है कि हम कोई मन में विचार लेकर के, कोई क्रोध, जल्दबाजी में घबराहट हो रही है, घृणा, ईर्ष्या, भय, अहंकार, प्रतिशोध की भावना आदि से युक्त हो, ऐसी दशा में आप अपना अभ्यास नहीं करें। इसलिए कहा गया है कि योग साधना यानी योग आसनों का अभ्यास जब करते हैं आप,
पूजा पाठ करते हैं उस समय वह काल ब्रह्म मुहूर्त का चयन किया गया है, उषा काल लिया गया। उसके पीछे यही लॉजिक है कि आप जगत के व्यवहार में अभी आप आते नहीं हैं और आपका मन शांत होता है, कोई मन में द्वंद्व नहीं होता, चित्त में कोई क्लेश नहीं होता और आप शांत चित्त से अपने आप को देख सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिन बड़ा होता है, लोगों का आपका संपर्क बनता है, तो बहुत सारी बातें आपको मन को विचलित कर सकती हैं, मन में तनाव खिंचाव पैदा हो सकता है। इसलिए कहा साधना का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त और उषा काल लिया गया है। वो अलग बात है जब समय नहीं है तो वो अलग है, पर लाभ सबसे ज़्यादा सुबह का मिलता है। यदि किसी आसन को करते समय आपको कष्ट अनुभव हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका पद्मासन नहीं लग रहा, आयु का इसमें कई बार होता है कि ये नियम बड़ी आयु के लोग कर रहे हों और उनका तो बहुत सारे आसन नहीं होंगे, छोटी अवस्था के हो जाते हैं। तो ये सब की अपनी अपनी एक अवस्था के अनुकूल उनकी कठिनाइयाँ समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसी कठिनाई लगे तो प्रशिक्षक, योग गुरु कोई भी आपके हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और नहीं समझ में आए फिर बाद में हम अपने जिज्ञासा समाधान की जब कालांश रहेगी उस समय हम चर्चा कर सकते हैं। पर ध्यान रहे अपनी मनमर्जी से गलत डायरेक्शन से नहीं करना, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और हो सकता है प्रारंभिक दौर में आपके गर्दन में, कमर में, पाँव में खिंचाव आए, सर में भारीपन लगे, तो वो समझिए कहीं ना कहीं आपका अभ्यास में खिंचाव कोई उसका प्रतिपूरक हर आसन का होता है। जैसे हम कोई बैकवर्ड बेंडिंग कोई आसन कर रहे हैं, पीछे झुकने वाला, तो उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करना है। ऐसा नहीं कि आप पीछे पीछे कर लिए, आगे झुकने वाला आसन नहीं किया, तो वो बैलेंस नहीं बनता बॉडी का। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। हर आसन का एक विपरीत आसन होता है, उसका पूरक एक आसन होता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगला जो नियम है, योग आसन से पूर्व पहले या बाद में स्नान हम कब करें? आधा या 1 घंटे पश्चात ही करें। यदि आप आसन अभी सुबह सुबह जैसे आप करेंगे तो आप स्नान करना चाहते हैं उसके बाद, तो आधा घंटा या 1 घंटे के बाद करें। या ठंडे गर्म का जल जो है प्रयोग स्वयं की अवस्था से करें कि आपको कैसा आपका शरीर में पहले से अनुकूल बना रखा आपने, गर्म पानी का प्रयोग करना है या ठंडे का, और अथवा ऋतु के अनुसार ही लेना है पानी। आज का जो अंतिम ये नियम है, योगाभ्यास के समय जो है 10-15 मिनट पश्चात जलपान कर सकते हैं। यानी आप 1 घंटे का अभ्यास करते हैं और तो पान जो जल पीने का वो भी आपका नॉर्मल पानी होना चाहिए। और प्रारंभिक स्तर में हो सके तो आपका नॉर्मल के साथ गुनगुना पानी भी आप रख सकते हैं। कई बार आप जब नए बार सूर्य नमस्कार करते हैं, गला सूख सकता है, तो बीच में भी आवश्यक हो पानी पीने की तो घूट घूट आप 1-2 घूट पानी ले सकते हैं, पर गुनगुना पानी हो और ठंडा पानी नहीं लेना। ठंडे में गुनगुने में काफ़ी अंतर है, और जिससे आपकी ठंडे में के पानी पीने की लालसा बनी रहती है, ज़्यादा पानी पिया जाता है और आपके अंदर संकुचन पैदा करता है। गर्म पानी आपकी प्यास तो बुझाता ही है और आपके अंदर उसका कोई गलत दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस तरह से आपके पूरा का पूरा जो ये जितने भी हमने नियम पढ़े हैं इन सब का आप पालन करेंगे, मेरी अपेक्षा आपसे। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको आगे जो आसनों के बारे में हम बताएंगे, प्रतिदिन एक एक आसन का सविस्तार हम व्याख्या करेंगे और उनको आप लर्निंग प्रोसेस चल रहा है आपका, ये सीखने की दृष्टि आप सीख रहे हैं, तो आप उतना ही करें जितना आपको बताया जाए। जब आसन हमारे उतने हो जाएंगे फिर हम एक साथ उनको मिलाकर करने शुरू करेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ आपको प्रॉपर मिलती रहे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।